वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 9 विषय विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 11 दिसंबर 2023 से शुरू होने जा रही है, तो इसमें विज्ञान विषय से संबंधित आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन प्रश्नों में से आपके परीक्षा में 80 से लेकर 100% तक प्रश्न इसमें से ही आएंगे। मुझे पढ़ाने का 6 वर्ष का अनुभव है। 6 वर्ष का अनुभव है और ये 7वां वर्ष है पढ़ाते हुए। तो मैंने जो आज तक अर्धवार्षिक और वार्षिक के जो पेपर देखे हैं उसमें अधिकांशतः जो प्रश्न पूछे गए परीक्षा में उन प्रश्नों को आपके सामने साझा करने जा रहा हूं। मेरा विश्वास है कि इस वीडियो में से आपके जब अर्धवार्षिक का पेपर आएगा तो उसमें आपको इस वीडियो से 80 से लेकर 100% तक प्रश्न इसमें से ही देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में विज्ञान विषय का पेपर जो आएगा वो 70 अंक का आएगा और इसमें विज्ञान विषय से अपने 8 पार्ट आपके आएंगे। 8 पार्ट हैं। 8 पार्टों में जो मैं क्रम से आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को लास्ट तक बड़े ध्यान से देखें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, ये 7 अंक का पार्ट है। उसमें सबसे पहले है सीएनजी व एलपीजी के पूरे नाम। तो सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पूरा नाम है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। अगला आपके परीक्षा में प्रश्न आ सकता है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस CO2 को। अगला प्रश्न जल का क्वथनांक कितना होता है? तो आपको लिखना है 373 केल्विन। अगला प्रश्न बर्फ का गलनांक। बर्फ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन। फिर है विसरण की परिभाषा। उसके बाद में ठोस, द्रव व गैस अवस्था की विशेषताएं। तीनों में से कोई भी एक विशेषता आपके पूछेंगे, या तो ठोस की या द्रव की या गैस की। 3 अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था की विशेषताएं आपके परीक्षा में आ सकती है। और 7वें नंबर पर ध्यान देना, 6ठे नंबर पर और 7वें नंबर पर मैंने डबल स्टार लगाया है। इसका मतलब इस प्रश्न के परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ध्यान देना, 7वें नंबर पर मैंने लिखा है तापमान को डिग्री सेल्सियस से केल्विन इकाई में अथवा केल्विन इकाई से डिग्री सेल्सियस इकाई में बदलना। ठीक है, इसका सूत्र होता है डिग्री सेल्सियस बराबर K-273। इसको मैं ऐसे भी ट्रिक से सिखाता हूं कि चेतन कुमार के मैं 273 रुपये मांगता हूं। चेतन की जगह मैंने लिखा C और कुमार की जगह लिखा मैंने K, यानी डिग्री सेल्सियस बराबर K। उसके मैं कितने मांगता हूं? 273 मांगता हूं इसलिए क्या आएगा? माइनस। ठीक है, इस प्रकार से ट्रिक है डिग्री सेल्सियस बराबर K-273। अगला है उर्ध्वपातन की परिभाषा एवं नामांकित चित्र युक्त प्रयोग। फिर है पदार्थ के अवस्था परिवर्तन पर ताप व दाब का प्रभाव। अगला प्रश्न है वाष्पीकरण एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि वाष्पीकरण की परिभाषा और इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर है गर्मियों में हमें कॉटन के कपड़े यानी सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। ठीक है, ये याद कर लेना। पहला पार्ट है उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने बता दिए। अब दूसरा पार्ट है उसका इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहा हूं। दूसरे पार्ट का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये 7 अंक का पार्ट है और इसमें पहला प्रश्न है पीतल मिश्र धातु का संगठन लिखिए। तो इसका आपको ट्रिक याद रखना है पिताजी। पी का मतलब पीतल बराबर ता का मतलब तांबा प्लस जी का मतलब जिंक, यानी पीतल किससे मिलकर बना है? तांबा प्लस जिंक से। दूसरे नंबर पर है कॉलाइड्स के सामान्य उदाहरण की सारणी। इसमें से एक प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा। कैसे? जैसे सबसे पहला प्रश्न है दूध
कौन से कोलाइड्स का उदाहरण है या प्रकार है? तो आपको लिखना है इमल्सन। आपके किताब में कोलाइड्स की सामान्य उदाहरण की सारणी बनी हुई है। इस सारणी में से आपके 1 नंबर का कोई प्रश्न आएगा और वो प्रश्न ज्यादातर अबसद में ही आएगा। तीसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कमरे के तापमान पर द्रव तत्वों के नाम लिखिए। आपको यदि परीक्षा में ये पूछे कि कमरे के तापमान पर द्रव तत्व, तो आपको लिखना है मरकरी या पारा और ब्रोमीन दोनों लिखने हैं। यदि स्पेशल आपके पूछे कि कमरे के तापमान पर द्रव धातु, तो आपको लिखना है मरकरी या पारा। इसका प्रतीक होता है Hg। फिर दूसरे नंबर पर है अधातु। अधातु पूछे तो आपको लिखना है ब्रोमीन और ब्रोमीन का प्रतीक होता है Br। फिर है टिंडल प्रभाव। उसके बाद में विलियन या कोलाइड या निलंबन के गुणधर्म, यानी तीनों में से किसी एक के गुणधर्म आपके परीक्षा में आ सकते हैं। फिर है तत्व यौगिक मिश्रण की परिभाषा व उदाहरण। फिर है धातु अधातु व उपधातु, परिभाषा व उदाहरण। उसके बाद में इसमें से एक आंकिक प्रश्न आने की संभावना है। आंकिक प्रश्न है आपके सांद्रता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, इसमें से कोई भी एक प्रश्न आपके आ सकता है। फिर है अंतर वाला कोई एक प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर, समांगी व विषमांगी मिश्रण में अंतर और यौगिक व मिश्रण में अंतर। इन तीनों अंतरों वाले प्रश्न में से कोई एक अंतर वाला प्रश्न आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, इस वीडियो को आप अंत तक व्यवस्थित रूप से देखें और आपको इसमें से ज्यादातर सवाल परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तीसरा पाठ है परमाणु एवं अणु। ये 9 अंक का पाठ है, ठीक है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न है IUPAC का पूरा नाम। तो IUPAC का पूरा नाम आपके परीक्षा में आए तो आपको लिखना है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये परमाणु एवं अणु वाला पाठ है, ये 9 अंक का पाठ है, ठीक है। दूसरे नंबर पर है तत्वों के प्रतीक से संबंधित प्रश्न। आपके परीक्षा में तत्वों के प्रतीक से संबंधित प्रश्न है वो अबसद में आ सकते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये आ सकते हैं। सबसे पहले जैसे आयरन का प्रतीक क्या होता है Fe और पोटेशियम का प्रतीक होता है K और सोडियम का प्रतीक होता है Na। ये इंपॉर्टेंट प्रतीक है, कई बार परीक्षा में पूछे तब मैंने उदाहरण इसके यही लिखे हैं। आप तत्वों के प्रतीक है ना, वो 1 से लेकर 30 तक जितने भी तत्व हैं उसके प्रतीक आप अच्छी तरह से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। परमाणु, अणु, आयन और संयोजकता, इसमें से किसी एक की परिभाषा आपके आ सकती है। फिर आगे बढ़ते हैं द्विअंगी यौगिक की परिभाषा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये आपके प्रश्न परीक्षा में आना लगभग क्या 100% तय है। कौन सा प्रश्न? यौगिकों के नाम से रासायनिक सूत्र लिखना अथवा यौगिकों के रासायनिक सूत्रों से उनके रासायनिक नाम लिखना। या तो यौगिकों के नाम दिए हुए आएंगे तो आपको रासायनिक सूत्र लिखना है, और रासायनिक सूत्र यदि दिए हुए आएंगे तो आपको रासायनिक नाम लिखना है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक आपके परीक्षा में आ सकता है। लगभग 4 प्रश्न आपके परीक्षा में इससे रिलेटेड देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक संयोजन के 2 नियम। रासायनिक संयोजन के 2 नियम है। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। इन दोनों नियमों में से आपके एक नियम के आने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं। आणविक द्रव्यमान अथवा सूत्र इकाई द्रव्यमान, ठीक है। इसकी परिभाषा व उदाहरण दोनों में से कोई भी एक प्रश्न आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। बहुपरमाणुक आयन, परिभाषा व उदाहरण, ठीक है। फिर है आगे डाल्टन द्वारा दिए गए तत्वों के प्रतीक। इनमें से कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। 5वां पाठ है जीवन की मौलिक इकाई। सबसे ज्यादा नंबर वाला ये पाठ है, इसको अच्छी तरह से याद करके जाना, ठीक है। जीवन की मौलिक इकाई 14 अंक का पाठ है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
दूसरा है एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण या नाम, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, इन चारों में से कोई भी आप एक दो लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया और इसकी दो मुख्य बातें। सबसे पहली बात, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? एम स्लीडन और टी स्वान ने। आगे बढ़ते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कौन से अंग में होता है? तो आपको लिखना है राइबोसोम में। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला सवाल है अपने, वो है अपने कोशिका, जीवित कोशिका और केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में, और जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, और केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उन कोशिकांगों के नाम लिखिए जिसमें स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए व राइबोसोम होता है। तो आपको लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया व प्लेस्टिड। आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर पर प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है या कौन से पदार्थों की बनी होती है? तो आपको लिखना है, प्लाज्मा में प आ रहा है यानी प्रोटीन और ल आ रहा है मतलब लिपिड, यानी ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। आगे बढ़ते हैं, कोशिका भित्ति कौन से पदार्थों से बनी होती है? इस बात का ध्यान रहे, कोशिका झिल्ली तो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से, और कोशिका भित्ति है जो पादप कोशिका में पाई जाती है वो बनी होती है सेल्यूलोज से। आगे बढ़ते हैं, लाइसोसोम का निर्माण करने वाला कोशिकांग कौन सा है? गोल्जी उपकरण है। अब ध्यान देना, इस पार्ट में से आपके एक चित्र 100% आएगा। ये 3 चित्र मैं बता रहा हूँ, 3 चित्र में से आपके एक चित्र आपके परीक्षा में फाइनल है। कौन सा? पादप कोशिका, जंतु कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। इन तीनों चित्र में से आपके एक चित्र परीक्षा में आना तय है। आगे बढ़ते हैं, अंतर। ये अंतर वाले 3 प्रश्न है, इसमें से कोई भी एक प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा। क्या है अंतर वाला प्रश्न? एक तो पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर, प्रोकैरियोटी व यूकैरियोटी कोशिका में अंतर, और समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान देना, तीनों प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, तीनों में से एक प्रश्न आना तय है। ठीक है, पहला प्रश्न है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर मैंने एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो में लिखा हुआ है, इस चैनल पर वीडियो है, आप देख लेना इसका उत्तर। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? और अगला प्रश्न है, कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? और अगले नंबर पर है झिल्ली जीवात जनन। ध्यान देना, ऊपर वाले 3 प्रश्न है, इसमें से आपके एक प्रश्न परीक्षा में फाइनल है, अच्छी तरह से याद करके जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7वां पार्ट है गति। ये पार्ट 9 अंक का है। इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पहले नंबर पर है, स्वचालित वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने वाला यंत्र, उसका नाम है ओडोमीटर। ठीक है, क्या नाम है? ओडोमीटर। दूसरा है त्वरण की परिभाषा, सूत्र व मात्रक। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद करके जाना। त्वरण की परिभाषा, सूत्र व मात्रक, इसमें से आपके एक प्रश्न परीक्षा में फाइनल है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक समान वृत्तीय गति, इसकी परिभाषा व उदाहरण। फिर गति के तीनों समीकरण आपके परीक्षा में आ सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और तीसरे नंबर पर है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के तीनों समीकरण है। आगे बढ़ते हैं, अंतर वाला प्रश्न। अंतर वाले प्रश्न है, इसमें ध्यान देना, दूरी व विस्थापन में अंतर, चाल व वेग में अंतर, परिभाषा, मात्रक और सूत्र।
ठीक है, ये याद कर लेना और ध्यान देना, इन चारों में से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है एक समान व असमान गति में अंतर, और चौथे नंबर पर है एक समान व असमान त्वरण या गति में अंतर। फिर इसमें ध्यान देना ग्राफ वाले प्रश्न है। ग्राफ वाले प्रश्न में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ। इसको अच्छी तरह से याद करके जाना, और उसके बाद में है अपने आंकिक प्रश्न। इस पार्ट में से एक आंकिक प्रश्न आपके आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, 8वां पार्ट है बल तथा गति के नियम। 8वां पार्ट बल तथा गति के नियम, ये 8 अंक का पार्ट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे पहले बल की परिभाषा, सूत्र और मात्रक। दूसरे नंबर पर है संवेग, परिभाषा, सूत्र व मात्रक। और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से ध्यान देना गति के 3 नियम दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम, गति का द्वितीय नियम संवेग का नियम, गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इन तीनों नियमों में से आपके एक नियम परीक्षा में आना तय है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है अपने तीसरा नियम, जिसे कहते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इन तीनों नियमों में से आपके एक नियम परीक्षा में आना 100% तय है। आगे बढ़ते हैं, संतुलित व असंतुलित बल में अंतर। फिर है जड़त्व, और फिर है एक आंकिक प्रश्न, और उसके बाद में मतलब इस पार्ट में से एक आंकिक प्रश्न आ सकता है। फिर गति के नियम के उदाहरण वाला कोई प्रश्न। ध्यान देना गति के 3 नियम है और 3 नियम के क्या है, उदाहरण है। इन उदाहरणों में से कोई एक प्रश्न आपके परीक्षा में आएगा। और विशेष उदाहरण जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैंने पुराने पेपर देखे हैं, पुराने पेपरों में जो ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं गति के नियम के उदाहरण के बारे में, तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट 2 सवाल ही पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी का गेंद की गति की दिशा में अपने हाथ पीछे खींचना। और बी पर है बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होना। उसके बाद में है गतिशील बस का अचानक रुकने पर हमारा आगे की ओर झुक जाना, और स्थिर बस के अचानक चलने पर हमारा पीछे की ओर झुक जाना। फिर है बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांधना। और फिर है किसी छड़ी से एक दरी या कारपेट को पीटने पर धूल के कणों का बाहर आना। तो इसमें से जो ए और बी पर उदाहरण मैंने लिखे हैं वो उदाहरण ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं, और 99% संभावना है कि दोनों उदाहरण में से कोई एक उदाहरण ही आपके परीक्षा में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां पार्ट है गुरुत्वाकर्षण। बहुत अच्छा पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये 8 अंक का पार्ट है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है गुरुत्वीय त्वरण, परिभाषा, सूत्र, मात्रक व मान। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम व इसका सूत्र स्थापित करना। तीसरे नंबर पर है आर्किमिडीज का सिद्धांत व इसके अनुप्रयोग। ध्यान देना इस पार्ट में आपके 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न आना 100% तय है। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, और तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इन दोनों प्रश्नों में से आपके कोई एक प्रश्न परीक्षा में आ सकता है और आने की पूरी संभावना है। तीसरे नंबर पे हो गया। उसके बाद में चौथे नंबर पर है मुक्त पतन। 5वें नंबर पर है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। फिर है भार व द्रव्यमान में अंतर। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार और इससे संबंधित आंकिक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। फिर है दाब व प्रणोद, परिभाषा, मात्रक और सूत्र। और उत्प्लावन बल, केपलर के ग्रह के गति के नियम 3 नियम है। और आंकिक प्रश्न ध्यान देना
बाकी वाले पार्टों से आंकिक प्रश्न आने की संभावना है, लेकिन इस पार्ट से आपके आंकिक प्रश्न आना 100% फाइनल है। इसलिए इस पार्ट में आंकिक प्रश्न जितने भी है वो सब आप मिलाकर जाना, याद करके जाना। ठीक है, आगे है घनत्व, इसकी परिभाषा, सूत्र और मात्रक। फिर गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र स्थापित करना। अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला जो लास्ट पार्ट है वो है खाद्य संसाधनों में सुधार। ये 8 अंक का पार्ट है। पहला है, इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न, रबी व खरीफ की फसल, परिभाषा व उदाहरण। ध्यान रहे, जो ये पहला टॉपिक मैंने आपको बताया है, पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया है, रबी व खरीफ की फसल, परिभाषा व उदाहरण। इससे संबंधित मेरे इस चैनल पर वीडियो है और मेरा विश्वास है कि वो वीडियो देखते ही आपको इस प्रश्न का उत्तर याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न को मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया है, इसलिए एक बार वो वीडियो जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, खाद व उर्वरक में अंतर। फिर है फसल चक्र, मिश्रित फसल और अंतरा फसलीकरण। इन तीनों प्रश्नों में से आपके एक प्रश्न परीक्षा में 100% आएगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा संभावना है फसल चक्र की, उसके बाद में मिश्रित फसल की और सबसे लास्ट में है अंतरा फसलीकरण की। तीनों में से एक प्रश्न आपके परीक्षा में फाइनल है। आगे बढ़ते हैं, फसल सुरक्षा प्रबंधन। इसमें से विशेष सवाल आएगा, वो आएगा खरपतवार का, कि खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार के उदाहरण लिखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे है अपने मधुमक्खी पालन। ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके प्रश्न आ सकते हैं। मधुमक्खी पालन पर एक मैं विशेष वीडियो बनाऊंगा, वो आप वीडियो जरूर देखें। इसमें से आपके एक प्रश्न परीक्षा में आना तय है। आगे बढ़ते हैं, कार्बनिक खेती। और फिर मोतियों को प्राप्त करने के लिए किसका संवर्धन किया जाता है, ये 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, तो आपको लिखना है ऑयस्टर का। फिर आगे बढ़ते हैं, पशुओं की देसी व विदेशी नस्लों के नाम। फिर है मुर्गियों का आहार यानी कुक्कुट आहार यानी उनका भोजन। फिर है समुद्री संवर्धन, मैरीकल्चर। फिर है मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र, इस पर टिप्पणी लिखनी है। तो ध्यान देना, मैंने आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न, 8 पार्टों के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे वो मैंने आपको पहले से बता दिए। मेरा विश्वास है कि इन प्रश्नों में से 80 से लेकर 100% तक प्रश्न आपको इसमें से ही देखने को मिलेंगे। आप अर्धवार्षिक परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी करना, ठीक है, और आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं ताकि उनको अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करने में सुविधा हो। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।